चलो, गुड मॉर्निंग। छुट्टी इसलिए नहीं दी क्योंकि मंडे को वापस छुट्टी है। तो मंडे को आपका ऑफ है। मंडे को कोई क्लास नहीं होगा, तो इसकी वजह से हेलो 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 हेलो। तो इसकी वजह से फिर मंडे को छुट्टी है, तो इसलिए आज छुट्टी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूसडे से आपका CMSI प्लस EBCI CIPI दोनों स्टार्ट होगा फ्रॉम 8:15 टू 9:15, 9:15 टू 10:15, मतलब 10:30 तक ख़त्म हो जाए। चलो अब देखो, बात करते हैं नेक्स्ट। अपन ने अभी तक पढ़ा कि कौन से चीज़ों में परमिशन चाहिए। कल अपन ने पढ़ा था। यस, गुरुजी, नेहल, प्रियंका, श्री, तनु, क्या मैं ऑडिबल हूँ? सबको सुनाई दे रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल अपन ने देखा कि जब सिटी कंट्रोल चेंज होता है इंडियन टू फॉरेनर, तो उस केस में परमिशन लेना पड़ता, अपन ने देखा। आज अपन बात करें दैट इज सेक्शन 9, जो बात करता है एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रीपाट्रिएशन। रीपाट्रिएशन मतलब इंडिया में पैसा आने वाला है, और उस केस में एग्जम्पशन आपको मिलने वाला है। अब देखो एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है। सेक्शन 9 क्या कहता है? ये कहता है कि एग्जम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन relating to holding of foreign currency and realization and repatriation in certain circumstances as provided under section 4 and 8 the respect। का मतलब क्या है कि अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर आपको याद है, कि अगर आप फॉरेन में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 2 लाख US डॉलर लेके गए, में से 1 लाख आपने खर्चा कर दिया, आपका 1 लाख US डॉलर आपका बच गया, तो इंडिया में आने के बाद 60 डेज के अंदर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। दैट इज रीपाट्रिएशन करना, सरेंडर करना। देखा जाए तो यहाँ पे जो लिमिट था आपको 60 डेज का, जो टाइम लिमिट था, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, आपको एग्जम्पशन दिया गया। सेक्शन बात कर रहा है, ये कहता है कि एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रीपाट्रिएशन, तो आपको इंडिया में पैसे लेने के आने के लिए एग्जम्पशन दिया गया है। नहीं तो आपको पता है 60 डेज, 90 डेज, 7 डेज, इस टाइम में आपको पैसा सरेंडर करना ही पड़ता है। कौन सी? बट ये प्रोविजन इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो क्या लिखा है। Possession of foreign currency and coins by any person or class of person as per the Reserve Bank of India may be specified is not। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको अलाउड कर दिया, भाई साहब उनको कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा। अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन में होल्ड ऑपरेट फॉरेन करेंसी अकाउंट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द। अब प्रिस्क्राइब लिमिट क्या, मैं आपको बताता हूँ जनरली। यहाँ पे लिमिट दिया है कि $2000 तक आप रख सकते हो। $2000 तक ही। 80 80, अरे 80 पूरा, ये हो गए 16, या अरे 0 1 2 3 3, कितना हो गया? 1,60,000। तो 1,60,000 अपन इसी अपन CS में है, भी कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। तो 1,60,000 तक ही आप पैसा रख सकते हैं फॉरेन करेंसी में, इतना लिमिट दिया गया है। तो इस लिमिट तक करोगे तो आपको एग्जामिशन में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड और रिसीव्ड before independence or income arising accruing thereon which held outside India, general or special permission of the RBI is exempted। मैं आपको बताऊंगा, मेरे जो चाचा थे ना, दुबई में ना कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। दुबई में जाते थे काम करने के लिए, घर में बहुत बड़ी बात थी कि हम, और दुबई में जाते थे वो कंस्ट्रक्शन करने की बड़ी बात थी कि ये बात करो इंडिपेंडेंस टाइम से ना, वो सोने की बिस्किट लेके आया। मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग द मनी, ही बाय द का बिस्किट आता ना ऐसा वाला, वो परचेस करके आए। एंड कुछ फॉरेन करेंसी आज भी उनके पास है। मैंने उनको पूछा कि भाई साहब तुम्हारे घर पे ईडी वीडी आएगा? तो बोला नहीं, मैंने बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले वो एक्वायर्ड किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, क्योंकि बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सब लॉ बने हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो लॉ। एंड अपनी इंडिया में क्या होता है, पोस्ट इफेक्ट कभी नहीं होता है। अगर जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर मैंने किसी का मर्डर किया, अगर मुझे 10 साल की सज़ा है, एंड न्यू लॉ पास होता है, उसमें 12 साल की सज़ा है, तो मुझे 10 साल की ही सज़ा होगी, नए लॉ मुझे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि अगर 1947 के पहले किसी ने एक्वायर्ड किया है,
तो उसके लिए प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, वो रख सकता है। आज भी मेरे चाचा के पास इतनी फॉरेन करेंसी पड़ी है, और उस टाइम का रेट बहुत कम था, 20-30 रुपये। वो करेंसी चाचा जाएंगे बेचने के लिए, $1, इतने डॉलर पड़े उनके, हजार लाखों करोड़ डॉलर पड़े, बट वो होल्ड करके रखे उन्होंने कि जिस दिन तो तक चला जाएगा उस दिन मैं सरेंडर कर दूंगा, ऐसा कन्वर्ट कर, तो इनको एग्जाम्शन दिया गया है। Provisions relating to holding of foreign exchange, repatriation foreign exchange are not applicable to person resident in India up to such limit as may be RBI specify, and foreign exchange was acquired by of gift, inheritance from the certain person mentioned above and income arising therefrom. अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब मेरा कोई फ्रेंड है जो यूएस में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, जस्ट एग्जाम्पल। अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है यूएस में, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, यूएस में मेरी गर्लफ्रेंड है, कैटरीना कैफ भी किसी की हो, तो यूएस में मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो मुझे इतनी प्यार करती, मेरे को बोला यार मैं बहुत तुमसे इम्प्रेस हो गई, मैं मेरी तरफ से तुम $3 लाख गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो हंसी खुशी दिक्कत नहीं है, $3 लाख गिफ्ट दे दिया। अब ये आपको किसी ने गिफ्ट दिया आउटसाइड इंडिया से, तो आप ये रख सकते हो, चालू आ गया है। जब आप यहाँ से पैसा बाहर जाएगा तो लिमिट कर रहा है, एंड जब बाहर से पैसा इंडिया में आ गया तो कुछ नहीं किया, ये एग्जम्पशन दे रहा है। तो पता है बाहर से पैसा इंडिया में आ गया कौन से फॉर्म में आ गया, अपने को वही चाहिए, इसलिए यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है। अगर यही उल्टा होता ना तो आरबीआई बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन डालता, इसलिए एग्जम्पशन दिया है कि अगर आपको किसी फॉरेन से किसी ने गिफ्ट दिया है फॉरेन करेंसी में, तो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जम्पशन नंबर 3 क्या है? 4. Reserve Bank of India may also specify the exemption limit up to which the foreign currency exchange earned by a person from employment, business, trade, vocation, service, gift, inheritance or other legitimate means may be possessed. The RBI may also exempt such other receipt is. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जॉब के लिए जाता हूँ, एप्पल कंपनी लगा मुझे यूएस में जॉब करने के लिए, ऑब्वियस बात है मेरा पेमेंट किस में मिलेगा, फॉरेन करेंसी में। यहाँ पे बताया कि उस टाइम पे आप वो होल्ड कर सकते विदाउट एनी लिमिट। ऐसा अपन ने पढ़ा है, वहाँ का जो अपने इंडियन वहाँ पे काम करता हो, अगर इंडिया में सैलरी भेजना है, पूरी सैलरी भेज सकता है आफ्टर पेइंग टैक्स, दैट इज नेट सैलरी। ये 4 एग्जाम्पशन याद रखना, सेक्शन 9 जो बात कर रहा है, सेक्शन 9 4 क्या बात करता है याद रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको कि ये बात कर रहा है आपके एग्जाम्शन की, ये एग्जाम्शन कहता है कि आप जो फॉरेन करेंसी है वो होल्ड कर सकते हैं, आपको उसके लिए रिपाट्रिएशन करने की जरूरत नहीं, मतलब इंडिया में लेके आने की जरूरत नहीं है, तो ये रिपाट्रिएशन का एग्जाम्शन है। रिपाट्रिएशन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब कन्वर्ट करना, जैसे मेरे पास फॉरेन करेंसी 1 लाख रुपए है, मैंने उसको कन्वर्ट किया इंडियन रुपए, दैट इज रियलाइजेशन। ये होता है आपका रियलाइजेशन, जब आप फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, जब ये पैसा आप इंडिया में लेके आते हो उसे क्या माना जाएगा, रिपाट्रिएशन माना। अब ये दोनों चीज करने की जरूरत नहीं है, अपने को एग्जाम्शन दिया गया। ये क्या कहता है कि हम इसको एग्जाम्शन दे कि कोई भी फॉरेन करेंसी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, आपको रिपाट्रिएशन या रियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से केसेस में होता है, कहता है कि आरबीआई ने अगर आपको जो लिमिट किया है, लिमिट तक अगर आप होल्ड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई चीज अगर आपको किसी फॉरेनर ने गिफ्ट दिया है, आप होल्ड कर सकते हो। तीसरा, अगर आप फॉरेन में एम्प्लॉयमेंट करते हो चलेगा। चौथा, अगर आपने पैसा जो एक्वायर्ड किया है वो कब किया है, बिफोर 1947, बाय टेकिंग अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, केस में भी आपको एग्जम्पशन दिया जाए। तो 4 सिचुएशन आपको रियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं, रिपाट्रिएशन आप फॉरेन आप होल्ड कर सकते लिमिट, या आरबीआई का आपको एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है। चलो ये सेक्शन 9 बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि आप कितना होल्ड कर सकते हो, पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ फॉरेन कॉइन्स, तो आप अपने पास कितनी करेंसी होल्ड कर सकते हैं इसका लिमिट दिया गया है। अब देखो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, अगेन मैंने बोला ब्रैकेट में जो टॉपिक है उसका नाम ऐड कर देने का, पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशन 15, ये बात करते हैं लिमिट की कि कितना आप रख सकते हो अंडर रेगुलेशन 3। अब देखो क्या लिखा है, सबसे पहले फर्स्ट बात ध्यान रखना क्या कह रहा है,
possession without limit of foreign currency coins by an authorized person within the scope of। अब पहली चीज समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि कितना पैसा आप होल्ड कर सकते हो। अपन पहले किसकी बात कर रहे हैं? ऑथराइज्ड पर्सन। अब देखो आरबीआई ने ऑथोराइज किया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने ऑथोराइज किया कि आप 5 लाख यूएस होल्ड कर सकते हो या उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, आपको मुझे परमिशन मिला है। जैसे बैंक को परमिशन देता ना आरबीआई कि आप 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बैंक को जितना परमिशन दिया है, बैंक क्या करता है जनरली आरबीआई के अंडर परमिशन मिल जाता है 5 करोड़ 10 करोड़। वैसा आरबीआई क्या करता है, ऑथोराइज करता है कि आप फॉरेन करेंसी में 10 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑथोराइज पर्सन को ऑथोराइज किया कि आप 5 लाख तक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कितने तक होल्ड कर सकता है फॉरेन करेंसी? 5 लाख तक। ये परमिशन होल्ड कर सकता, इस अथॉरिटी दी है उतना वो पैसा फॉरेन करेंसी या कॉइन्स में होल्ड कर सकता है, पहला ऑथोराइज पर्सन। दूसरा, पोजेशन विदाउट लिमिट ऑफ फॉरेन कॉइन्स बाय पर्सन। अब देखो ये बोला है पोजेशन विदाउट लिमिट, और यहां पे क्या बोला है? कॉइन्स की बात कर रहा है बच्चों, क्योंकि कॉइन्स की वैल्यू कम होती है एज पर द नोट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर आपको कॉइन्स जमा करना है तो आप कितने भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉइन्स जमा करते करते अगर आपको 2-3 करोड़ रुपए जमा करना है कॉइन्स का, उसके लिए स्पेस बहुत लगेगी। इसलिए बोला कि आपको कॉइन्स जितने रखने हैं उतने रखो। इसलिए देखो आप जो पुराने लोग कॉइन्स बहुत रखते हैं, पुराने बहुत सारे लोगों का ना वो हैबिट होता है कि या उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं कॉइन्स डिफरेंट डिफरेंट मेंटेन करूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो वो मेंटेन करते। तो कॉइन्स आप कितना भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात कर रहे हैं जब आप नोट्स भी रखना चाहते हो तो उसके ऊपर लिमिट रखा है उन्होंने। देखो क्या होगा, रिटेंशन बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, फॉरेन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड फॉरेन करेंसी ट्रैवल चेक कितना नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 2000 or equivalent aggregate such foreign exchange in form of foreign notes, bank notes, travel checks acquired during visit to any place outside India by payment for service not arising from any business or anything done in India from any person not resident in India। जब क्या मामला, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घूमने के लिए गया था यूएस। अब आपने बोला जब आप कोई इंसान घूमने के लिए जाता है यूएस में तो उसको लिमिट कितना है, कितना करेंसी लेके जा सकते हैं, फॉरेन करेंसी 2.5 लाख तक लेके जा सकता है। अब क्या हुआ ना, मैंने 2 लाख स्पेंड कर दिया, आपके पास कितना बचा अभी? 50,000 यूएस डॉलर। ये कहता है कि आप कितना कर सकते हो अपने पास होल्ड, अप टू। अब ये बोला कि आपने वहां पे कोई इनकम अराइज नहीं हुई है, उसमें वो नहीं बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि आपके पास पैसा कितना बचा, रिटेंशन कितना है, कितना पैसा आप होल्ड कर सकते हो। तो बोला अप टू 2, बाकी पैसा आपको क्या करना फिर सरेंडर करने पड़ेगा। अगर कॉइन से तो विदाउट एनी लिमिट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। बट अगर आपके पास इससे ज़्यादा पैसा होगा तो अपन ने टाइम लिमिट पढ़ा था कि अगर फॉरेन में जाते हो आपके पास कुछ पैसा बचता है, आपको अगर फॉरेन करेंसी है नोट से, तो कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर वो अनस्पेंड अमाउंट होता है, अनस्पेंड अमाउंट में। और 7 दिन का होता है, 180 दिन चेक के लिए होता है। जब चेक आपके पास होगा तो 180 दिन के अंदर आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला है कि अप टू 2000 तक ही आप होल्ड कर सकते हो। वो भी क्या है, नोट्स की बात कर रहा है, चेक की बात कर रहा है। कितना, अप टू तक आपको लिमिट दिया, आप होल्ड कर सकते हो लाइफ टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं, आपको एंजॉय कर सकते हो। बट उससे ज़्यादा नहीं आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो पहला अथोराइज पर्सन को दिया है, वो फुल यूटिलाइज कर सकता है। दूसरा, फॉरेन कॉइन्स आप अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हो। तीसरा, फॉरेन नोट्स हो सकते हैं, चेक हो सकता है, अप टू 1000 तक ही आप होल्ड कर सकते। बात करते हैं नेक्स्ट, विजिट। देखो, ऑल्सो विज एन ऑन विजिट टू इंडिया honoring or gift for service rendered in a settlement of any lawful obligation, or honoring or gift while on visit to any place outside India represent unspent amount of foreign exchange acquired from an authorized person for travel abroad। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर इंडिया में आया, अब मैं उसको गाइड कर रहा हूँ कि आप यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, वो बहुत खुश होगा, उसने मुझे गिफ्ट दिया। अब बहुत अच्छे हो, मैं आपको $10,000 का गिफ्ट देता हूँ। अब उसने मुझे कितना गिफ्ट दिया, $10,000। अब मैं कितना होल्ड कर सकता हूँ, मेरे पास 1000, बाकी मुझे 8000 क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा ऑथोराइज पर्सन। या ऐसा उल्टा भी हो सकता है, आप फॉरेन में गए घूमने के लिए, वहाँ एक लड़की ने आपको देखा कि अरे वाह बहुत अच्छा लड़का इधर आया है,
बोले मैं आपको 20,000 का गिफ्ट देना चाहता हूँ US$, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से आप 2,000 रख लेना, बाकी का सरेंडर कर दो, टाइम लिमिट यहाँ पे मैच हो जाए। जो अपन ने पढ़ा था 180, 60, 90 डेज, ये इसका लॉजिक है। इसलिए ये बोलता है कि RBI क्यों कह रहा है कि ज़्यादा होल्ड मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंसी होल्ड करोगे ना तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा फॉरेन करेंसी का, और मार्केट में फॉरेन करेंसी का सप्लाई कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और कल जाके डॉलर 100-200 रुपये तक चला जाएगा। इसलिए RBI कहता है कि आप जितना कम होल्ड कर सकते हो 2000 तक उतना अच्छा है, उससे ज़्यादा होल्ड मत कर। ये इनका है। चलो, रेगुलेशन 4 बात करता है दैट इज पोजीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। इसका मतलब किसी बात कर रहा है, NRI की बात इमीडिएट आना चाहिए ऐसा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया बट नॉट परमानेंटली, मतलब इंडियन ही है बट इंडिया में नहीं रहता है, तो इसका मतलब किसी बात कर रहा है, इंडियन की बात। provides that person resident in India but not permanently resident may possess without limit foreign currency in the form of notes, bank notes, travel check। किसको एग्जामिशन है? बोथ NRI को। क्योंकि NRI कहाँ पे? अब मुझे बताओ, मैं फॉरेन में रहता हूँ, मैं वहीं पे रहता हूँ, अब मुझे RBI बोलेगा कि 2000 तक रखो, कैसे? मैं जहाँ पे रहता हूँ उस फ्लैट का खर्चा कैसे करूंगा? मेरे ऊपर तो कितना रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो ये बात कर रहा है जो इंडियन है बट कहाँ पे रहता है, फॉरेन में। अब उसको आप लिमिट नहीं कर सकते कि कितना भी खर्चा करना है, किस में करना है। वो अगर 2000 ही रखेगा अपने पास तो बाकी के खर्चे कहाँ से करेगा? ये उनको लिमिट बिल्ड कर सकते। ये 4 मार्क के एग्जाम में। नेक्स्ट, such currency was acquired owned by him when he was resident outside India and has been brought into India accordance with the law for the time being in। अभी इसमें क्या है, अपन ने पढ़ा था, अगर कोई इंसान वहां पे जॉब करता है, काम करता है, तो क्या वो वहां का पैसा इंडिया में रिपैट्रिएट कर सकता है? तो कर सकता है, यस। कितना? आफ्टर पेइंग अ टैक्स, जितना भी नेट सैलरी बचेगा वो इंडिया में लेके आ सकता है, लिमिट नहीं है क्योंकि आने वाला। एंड लास्ट, नॉट परमानेंट रेसिडेंट, मतलब ये NRI की बात कर रहा है। देखो अभी क्या कह रहा है, ध्यान रखना, ये बात कर रहा है किसकी, अपन ने कौन सा रेगुलेशन, रिटेंशन की बात कर, कि आप कितना पैसा रिटेंशन कर सकते हो, रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब पहला किसको ऑथोराइज किया गया, ऑथोराइज पर्सन विदाउट एनी लिमिट, जिसकी उतनी अथॉरिटी है उतना वो विदाउट लिमिट कर सकता है, पहली चीज। दूसरा, कॉइन्स कोई भी अनलिमिटेड होल्ड कर सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फॉरेन नोट्स होल्ड करना चाहते हो, फॉरेन नोट से या चेक होल्ड करना चाहते हो, कितना कर सकते हो, अप टू $1000 तक होल्ड कर सकते हो। फिर कहता है फोर्थ, अपना जो भाई है कौन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो उसको भी कितना होल्ड कर सकता है, वो भी अनलिमिटेड होल्ड। 4 मार्क कि आप कितनी फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकते। या फिफ्थ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, चाहे वो फॉरेनर ने गिफ्ट दे दिया आपको, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उस केस में भी आप अपने पास कितना रख सकते हो, अप टू $2000 2000 रख। याद रखना ये एग्जाम में 4 मार्क की, आप अपने पास कितना बिल्ड कर सकते, अप टू 2000 रखना। ऑथोराइज पर्सन बता, NRI बताना, NRI नॉन रेसिडेंट जो इंडिया का ही है बट आउटसाइड इंडिया में रहता है, तो आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कि जितने भी एक्सपेंडिचर है फॉरेन करेंसी में, इसलिए वहाँ पे कोई लिमिट नहीं। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। दो हजार बाईस में कहीं तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लिमिट ऑन पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स अंडर द फेमा पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशन। कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा है? 4 मार्क का, सेम टू सेम क्वेश्चन। अब 22 में पूछ, 23 में कुछ, इसमें कुछ आएगा, रिपीट हो, तो हमेशा इंस्टीट्यूट 1 साल का गैप देता है किसी भी, इमीडिएट रिपीट नहीं करता, ये क्वेश्चन अच्छा रिपीट होता है। पॉइंट्स आप जितना फेमा को पॉइंट्स याद रखोगे ना इजीली ऐसे, बाकी फेमा पढ़ने जाओ तो इतना बड़ा पैसेज है,
मैं आपको इसका अगर आपको सिंपल कंक्लूजन बताओ कि इफेक्टिव अगर स्टडी करना है, आपको एग्जामिनेशन लाना है इस सब्जेक्ट में, तो उसके लिए एक ही टेक्निक है। आप देखो, अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ने के लिए बैठूँ, तो आप इमेजिन करो इतना बड़ा पैसेज है ये देखा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतना यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इट टेक्स अराउंड 15 मिनट्स नेक्स्ट टाइम अगर करना है। इससे अच्छा बेस्ट क्या है, मेरे पास इसके बाजू में इमीडिएट 5 पॉइंट है, खत्म, 2 मिनट के अंदर मेरा रिविजन खत्म। इतना है, तो आपको 400 पेजेस की वो कैसे कम करना है, ये उसका सही तरीका। इसीलिए देखना ना, बच्चे लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आती है ना, बच्चे क्या बोलते हैं, सर पढ़ाई नहीं होगी, सर रिविजन नहीं होगी, याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपने 400 पेज रिवाइज किया है। जगह पे अगर आपने 400 पॉइंट को रिवाइज किया होता तो एग्जाम में आपको आएंगे। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है टू रिवाइज द सिलेबस। अब नेक्स्ट टाइम मुझे अगर 10 दिन के बाद भी बैठना है पढ़ने के लिए कि मैं मेरे पास कितना फॉरेन करेंसी रख सकता हूँ, इस पॉइंट्स को सामने रखने का बस 5 पॉइंट है। ये अगर आपने रिवाइज कर दिया तो बात खत्म, आपको ये पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वापस। अब नेक्स्ट टाइम से रिवीजन क्या करने की मैं आपको बताऊँ। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, रिवाइज करने के घर पे, सिर्फ इस पॉइंट्स को रिवाइज करने का अभी से। हाँ, इन केस अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ आएगी कंसेप्ट में क्या है, तो आप नोट्स की तरफ आ सकते। ये डबल डबल काम नहीं करने का, वापस वापस पैसेज पढ़। अपन ने ऑलरेडी क्लास में ये काम किया है, तो 3 महीने अपन यही कर रहे हैं। 3 महीने वही किया, तो वापस आप रिवीजन जब पढ़ने के लिए जाते हो घर पे, वापस आप यही से स्टार्ट करते हो। क्या फायदा 3 महीने का आपका? ऐसा इफेक्टिव स्टडी करना है कि 3 महीने के बाद आपको ये सिर्फ इसकी रिवीजन करनी चाहिए। इसकी रिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखने का, बस इतना ही करने का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज देखो अभी ध्यान से पढ़ना, ये भी क्वेश्चन आया है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहां पे है? इमूवेबल प्रॉपर्टी इन। अब ध्यान रखना बच्चों, यहां पे ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? ऑनलाइन वालों बता दो, whether it is capital account transaction or current account transaction. Okay, Nehal and other. Okay, Guruji, प्रियंका, श्री, तन्नू, क्या है बता दो, क्या लगता है? तुम ना घर जाने के बाद पढ़े नहीं हो स्टार्टिंग का, 100%। अगर आपने पढ़ा होता ना, मैंने आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का एक डायग्राम दिया फुल वाला, मैं पॉइंट्स कहीं पे भी आपने ये पढ़ा कि मैं एसेट परचेस, मैंने उसमें क्या पढ़वाया था आपको? फॉरेन में विजिट करना है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, या आपको डोनेशन देना है, गिफ्ट देना है, तो वो अपन ने करंट पढ़ा था। वहाँ पे कहीं पे अपन ने पढ़ा था क्या कि प्रॉपर्टी परचेस करनी। प्रॉपर्टी कहाँ पे आती है? बैलेंस शीट में। प्रॉपर्टी कहाँ पे आती है? बैलेंस शीट में, असेट साइड में आती ना। असेट क्या है तुम्हारी? करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है? बड़ी अमाउंट है ना, तो उसे कैपिटल अकाउंट माना जाता है। याद रखना, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि याद रखना, जब भी आप ऐसा कुछ पढ़ोगे ना, ये एग्जाम में इम्प्लाइड है, आपको लिखना पड़ेगा कि परचेस ऑफ ह्यूमेबल प्रॉपर्टी इट्स कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये कोई बच्चा नहीं सोचेगा अलग से, क्योंकि ये नोट्स में नहीं दिया है यहाँ पे कई पॉइंट। बट ये आपका होना चाहिए अजम्पशन, आपको समझना चाहिए कि जब बात करो हम इमोबल प्रॉपर्टी की, तो इट कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जब आप एग्जाम में लिखो तो एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे। और मैंने बताया कि आपने अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के 5-6 पॉइंट्स याद कर लिया ना, तो वो छोड़ के सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कितना इजी है? आपको फॉरेन में जाना है विजिट के लिए, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, एजुकेशन पर्पज के लिए जाना है, आपको आपके कोई फॉरेन रिलेटिव्स है वहां पे उनको पैसा भेजना है, ये सब क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ये छोड़ के बाकी जितने भी बचे वो क्या है? कैपिटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर्स को परचेस करना है, इमोबल प्रॉपर्टी को परचेस करना है, या फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड है उसको परचेस करना है, ये सब क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है। इतना सीधा सा आंसर है इसका, याद रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो क्या लिखा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? पर्सन रेसिडेंट कहां पे है? आउटसाइड इंडिया में है। कैन होल्ड, ओन और ट्रांसफर भी कर सकता है। होल्ड मतलब वो खुद वहां पे इंडिया में होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी, या किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है,
या इन्वेस्ट कर सकता है इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहां पे वो, इंडिया में, इफ सच प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड held owned by him when he was resident in India or inheritance from a person resident। अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊं, अब ये इंडिया है फॉर एग्जाम्पल और ये यूएस है। अब मुझे बताओ, मैं पहले यहाँ पे रहता था, इंडिया में एक एरिया है पुणे, यहाँ पे मैं रहता था पुणे में। अब मुझे बहुत अच्छी जॉब का ऑफर था एप्पल कंपनी का, हाँ, तो मैं पुणे में रहता हूँ, तो मुझे एप्पल कंपनी का बहुत अच्छा ऑफर मिला। तो मैं अभी इंडियन था, बट मैं कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब मैं इंडियन ही था बट मैं कहाँ पे शिफ्ट हो, यूएस में। अब मैं कौन हूँ, NRI, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिया। जब भी एग्जाम, जब भी किसी भी नोट्स में आप पढ़ोगे ना, पर्सन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि फॉरेनर कहते तो सीधा फॉरेनर कहेंगे ना। अगर यूएस है, रशिया है, उनके कोई सिटीजन है, वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो अपन सीधा क्या कहेंगे, फॉरेनर, बात खत्म। बट जब नोट्स में कहीं पे ऐसा वर्ड आ रहा है, पर्सन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इसका मतलब वो एनआरआई की बात कर रहा है। ये सिंपल उसका मीनिंग है। अब देखो, मेरे को जॉब लगी यूएस में, मैं एनआरआई हूँ, बट मेरे यहाँ पे पुणे में क्या है, प्रॉपर्टी है, असेट है, यस और नो। अब ये असेट आपकी पुणे में, बट आप कहाँ पे हो, यूएस में। तो आपको ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करनी है, या किसी और से एक्वायर्ड करनी है, या आपको होल्ड करनी है, रेगुलेशन पढ़ने वाला। अभी समझने का, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उस प्रॉपर्टी का होल्ड कौन कर रहा है, NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब देखो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अपने को, सबसे पहले फर्स्ट, नेक्स्ट, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और एक्विजिशन कौन करेगा, ट्रांसफर किसको होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय NRI और OCI। का मतलब शिप पे, कहाँ, शिप पे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जॉब लगी शिप पे, अब मैं इंडियन हूँ, बट मेरे को जॉब लगी चाइना, रशिया, उनकी शिप पे जॉब लगी। अब मैं हमेशा शिप पे रहता हूँ, तो मैं बहुत सारे ओवरसीज कंट्रीज में जाता हूँ घूमने के लिए, मतलब मेरा जॉब है वो लोग लेके जाना शिप में। अब उस केस को, उस सिटीजन को क्या कहेंगे अपन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहेंगे। इंडिया का ही सिटीजन है, बट वो कहाँ पे काम कर रहा है, ओवरसीज में काम कर रहा है, इसी उसे ओवरसीज कहा जाता है। और इनका इनका कंट्री फिक्स नहीं होता, इसलिए उनको ओवरसीज माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट इंडियन का कंट्री फिक्स होता है, NRI, कहाँ पे आप फॉरेन में, कैसे यूएस में आप वहाँ पे काम करते हो, जॉब करते हो, तो उनका पता है रेसिडेंट क्या है, कहाँ पे रहते हो अभी। बट जो ओवरसीज वाले होते हैं उनका ठिकाना नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे जॉब करेंगे, क्योंकि शिप पे होते हो, कभी चाइना, कभी यूएस, कभी दूसरे कंट्री में होते हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें नॉन रेसिडेंट इंडियन भी आएगा जो आउटसाइड इंडिया में रहता है। एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। ये एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन, जस्ट आपको यहाँ पे बताया है। अब देखो, एन NRI OCI कैन एक्वायर्ड बाय और परचेस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकता इंडिया में, अदर देन एग्रीकल्चर, लैंड, प्लांटेशन एंड फार्म हाउस। इन तीनों को याद रखना। एग्रीकल्चर की देखो, एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, वो कहाँ पे जाएगा, फॉरेन में। फायदा क्या है लैंड का, लैंड तो वैसे ही पड़ी रहेगी। तो इसे याद रखना, नॉन रेसिडेंट इंडियन या OCI अगर इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करना चाहते तो वो कर सकता है, बट 3 प्रॉपर्टी एक्वायर्ड नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस एंड प्लांटेशन। ये 3 प्रॉपर्टी वो इंडिया में एक्वायर्ड नहीं कर सकता। चलो, NRI OCI कैन एक्वायर्ड बाय ऑफ गिफ्ट इनएमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, ये छोड़ के, इन इंडिया फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम NRI OCI हु इज अ रिलेटिव एज डिफाइंड। अब देखो क्या इसका मतलब बताओ। अब आपकी एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी कहां पे है, इंडिया में प्रॉपर्टी है तो हमें, अब ध्यान, ये प्रॉपर्टी कौन होल्ड करेगा अभी, या अपना। अब देखो ट्रांजैक्शन इनके बीच में ही होगा, ट्रांजैक्शन इनके बीच में मतलब कैसा होगा, देखो अब ये प्रॉपर्टी, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि किसी इंडियन ने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की होगी, NRI को, एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है
कि कोई एनआरआई या कोई ओसीआई ने ये प्रॉपर्टी दूसरे एनआरआई ओसीआई को ट्रांसफर की होगी? यस और नो? अब इस केस में ये क्या कह रहा है कि ऐसा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टी आपको ने ट्रांसफर करनी, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एंड फार्म हाउस। तो आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर सकते हो, दिक्कत नहीं होती। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, NRI OCA can acquire any immobile property in India by of inheritance. Inheritance मतलब जनरेशन से ट्रांसफर होती है, from a person resident outside India who had acquired the property in accordance with the provisions of the foreign exchange law in force at the time of acquisition. अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी है, क्या होने वाली है, इनहेरिटेंस होने वाली है। इनहेरिटेंस मतलब बाय जनरेशन वो ट्रांसफर होती है, वो किसको ट्रांसफर होगी? एनआरआई ओसीआई को भी ट्रांसफर होगी, कोई भी प्रॉपर्टी वो एक्वायर्ड कर सकता है। तो एग्जाम में क्या पूछेंगे पता, व्हाट आर द वेज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एनआरआई और ओसीआई। तो ये इनके तरीके हैं कि कोई भी इंडियन ट्रांसफर कर, ये पहला तरीका, एनआरआई ओसीआई को दे सकता है प्रॉपर्टी, या ऐसा भी हो सकता है कोई एनआरआई ओसीआई दूसरे एनआरआई ओसीआई को ट्रांसफर कर सकता है, ये भी हो सकता है। या तीसरा, किसी इंडियन का या कोई एनआरआई अपना जो रिलेटिव्स है वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज इनहेरिटेंस। जैसे कोई किसी का बाप है, इंडिया में रहता है, उसका लड़का यूएस में काम करता है, ऑब्वियस बात है वो जिसका बाप है वो मर गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी? लड़के को, दैट इज इनहेरिटेंस। तो उस केस में भी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? एनआरआई या ओसीआई के पास चली जाएगी। नेक्स्ट, NRI OCI can acquire any movable property in India by of inheritance from a person resident in India, ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा। OCI में ट्रांसफर any movable property in India to a person resident। अब देखो फोर्थ सिचुएशन समझना, अब प्रॉपर्टी किसके पास है? इनके पास जा चुकी है। अब क्या ये प्रॉपर्टी वापस किसी इंडियन के पास आ सकती है? तो इसका आंसर यस है। तो यहाँ पे कोई लिमिट क्यों नहीं है? यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं जा रहा है कोई? यहाँ पे आरबीआई लिमिट क्यों नहीं डाला कि भाई साहब नहीं आपको इतना विदाउट एनी लिमिट बोला है, सिर्फ 3 लाइन छोड़ के बोला आप बिंदास ट्रांसफर करो, होगा ऐसा? आरबीआई क्यों लिमिट नहीं कर रहा है? ओनर कौन बन रहे हैं? इंडियन ही है सिर्फ, इसलिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे फॉरेनर होता ना तो लिमिट आता। फिर क्या आप सोचो, देखो सिचुएशन में इंडियन से एनआरआई, कौन है वो भी? अब ऐसे भी हो सकता है एनआरआई टू एनआरआई, अगेन बात प्रॉपर्टी किसके पास ही है? इंडियन के पास ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई किसी बाप से किसके पास? एनआरआई ओसी। ये ऐसा हो सकता है एनआरआई ने किसको दे दी? इंडियन को दी। अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास है? यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर यहाँ पे फॉरेन होता तो लिमिट आता। तो एग्जाम में क्या पूछेंगे पता है कि आप इमोबल प्रॉपर्टी इंडिया में एक्वायर्ड कैसा कर सकता है एनआरआई, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये 4 तरीके जिसके प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर सकता है। एंड लास्ट, एनआरआई ओसीआई में ट्रांसफर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये 3 छोड़ के तो किसको ट्रांसफर कर सकता है? ये अपन ने पढ़ा। इन केस द ट्रांसफर इज बाय ऑफ गिफ्ट, द ट्रांसफर शुड बी क्या होना चाहिए? रिलेटिव एज पर द कंपनीज एक्ट। याद रखना, अगर आपको गिफ्ट देना है किसी और एनआरआई को, एनआरआई कौन क्या आपका? रिलेटिव्स। बस ये कंडीशन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कि NRI OCI कैन एक्वायर्ड इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, ऐसा क्वेश्चन लगाया था। बच्चे बोलेंगे यस NRI एक्वायर्ड कर सकता है इंडिया में प्रॉपर्टी। अब इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करने के तरीके क्या है, तो ये एग्जाम में पूछे। कोई नहीं, दिमाग एकदम शांत रखने का। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इंडियन टू NRI प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, पहली चीज। NRI टू इंडियन भी ट्रांसफर होगी। तीसरा, इंडियन इनहेरिटेंस हो सकता है एनआरआई को, इंडिया मतलब जो उसका बाप है वो इंडियन है, बट ये लड़का कहाँ पे? यूएस में, तो वो बाप मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसको इनहेरिटेंस होगा। एनआरआई टू एनआरआई भी ट्रांसफर हो जाएगी। पांचवा, अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है एनआरआई को, तो रिलेटिव एनआरआई का होना चाहिए, रिलेटिव होना कंपनी। ये 5 कंडीशन रखना, ऐसे आप प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर सकते हो इंडिया में बाय एनआरआई या ओसीआई भी एक्वायर्ड कर सकता है, कोई लिमिट नहीं उनके ऊपर। आप कंक्लूजन में ऐसा मेंशन करना कि यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं है, कंक्लूजन में बच्चे नहीं लिखेंगे बट आपको लिखना है अगर एग्जामिनेशन चाहिए तो।
यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिखना है कि यहाँ पे लिमिट इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है विच इज होल्ड बाय द इंडियन. So in case if the property's ownership is transferred to the foreigner, so in this case RBI का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि इंडिया में इंटरफेरेंस किसका पड़ेगा, फिर फॉरेनर्स का, कि प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल उनका आ जाएगा. तो यहाँ पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ओनरशिप चेंज हो रही है इंडियन के बीच में ही, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन. ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम में. ठीक है, अभी 2023 में आया था शायद, मैंने लास्ट टाइम देखा था. ये 2023 का ही आई थिंक, ये सीबी का है. तो ये क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल पूछा है. अब मुझे बताओ आप लोग, अभी का 2023 का लास्ट फ्रेश क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर सी. वेदर फॉलोइंग रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब पैसा कहां पे जा रहा है, फॉरेन में जा रहा है. रिपाट्रिएशन है, रिपाट्रिएशन इंडिया में आता है. रेमिटेंस मतलब बाहर जा रहा है. देखो क्या लिखा है, वेदर फॉलोइंग रेमिटेंस बाय बाय, क्या बोला है, मतलब कौन है ये, इंडियन. तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट आता तो कौन होता, NRI होता, नॉन रेसिडेंट इंडियन. रेसिडेंट इंडिविजुअल नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस और नो. तो पहला 4 मार्क के 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी है. गीता ने गिफ्ट दिया हर सिस्टर इन न्यूयॉर्क, कितना, 45,000. क्या परमिशन लगने वाला है, नहीं, क्योंकि लिमिट कितना है 50, तो दे सकता है विदाउट एनी अप्रूवल. पहला चीज समझा ऑनलाइन में. चलो दूसरा, मानव स्पेंड $3,50,000 एज फीस फॉर द एकेडमिक कोर्स इन. अब मुझे बताओ क्या इसमें परमिशन लगने वाला RBI का, क्या क्या क्या, यस. तो क्या इस केस में परमिशन लगने वाला है, अपन ने 3 एग्जाम्शन पढ़ा, मेडिकल, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन. ये एजुकेशन है, तो यहाँ पे आपको सबसिक्वेंट, देखो यहाँ पे वर्ड याद रखना, नीड प्रायर बोला है, प्रायर. तो प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है ये 3 केसेस में, ये आफ्टर सबसिक्वेंटली परमिशन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ट्रीटमेंट है, किसी को एडमिट किया, अब डॉक्टर बोला 10 लाख रुपए अभी भोगे, 10 लाख $US, तो आप परमिशन लेने के लिए जाओगे प्रायर, तब तक मर जाएगा वो. पहले उसके ट्रीटमेंट करो, उसके बाद परमिशन लो. यहाँ पे वर्ड यूज किया प्रायर, यहाँ पे बोलो सेकेंड में, इन दिस केस प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड बट subsequently it required the RBI permission. ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन की बात कर. तीसरा, ईशान स्पेंड 1,75,000 यूरोपियन टूर, क्या परमिशन लेने की जरूरत है प्रायर, अरे ये सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की लिमिट है 2,50,000, इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. अपन ने पढ़ा ना, ट्रिप के लिए जाते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, इमिग्रेशन, 50,000. फोर्थ, अशीमा, यार ये जिंदगी में ऐसी लड़कियां आती नहीं क्यों पढ़ने को, सॉरी ध्यान रखना. अशीमा इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर इमिग्रेशन एंड शी वांट्स टू ड्रॉ 75,000. बताओ परमिशन लगने वाला है, नहीं, बट सब्सिक्वेंटली लगने वाला है, 50,000 से एक्सीड होने वाला है. 4 मार्क के 4 क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन. सिर्फ ना आप इतने इजी, 23 का क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन. अब क्या हुआ ना, एग्जामिनर ने क्या किया पता है, इसके बगैर ना 22 में क्या पूछा है,
रेमिटेंस स्कीम 2,50,000। वो एग्जामिनर ना थक चुका है, वही क्वेश्चन की बात। तो रेमिटेंस स्कीम कितना है, 2,50,000 बच्चे लिखते, विजिट, इमिग्रेशन, एजुकेशन, वो सब लिखा है। अब इंस्टीट्यूट क्या करता, उसी को घुमा के पूछा। अब ये तो आप एग्जाम में तो वैसे ही लिखता है, उसने पूछता कि यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की लिमिट कितना है, आप लिखते हो मेरी सिस्टर है, मैंने उसको गिफ्ट दिया, ये सब कुछ दिया, तो आप ऐसे ही लिखने वाले थे, बट इसने सिर्फ आपको घुमा के पूछा। 4 क्वेश्चन पूछिए, 4 मार्क का क्वेश्चन। चलो ये पार्ट थी। न्यू सिलेबस का भी आपको दिखा देते हैं, तो बोलेंगे सर न्यू सिलेबस का नहीं बताया, बोर्ड का ही बताया। सर दिस इज सर। देखो क्वेश्चन नंबर 482 अपन ने किया है शायद। 482 देखो, व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन केस ऑफ प्राइवेट विजिट एंड फॉर इमिग्रेशन अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। प्राइवेट विजिट के लिए 2,50,000, इमिग्रेशन के लिए अबाउट 2,50,000, बट सब्सिक्वेंट परमिशन। 4 मार्क का क्वेश्चन। चलो एग्जाम में ये बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इससे इजी और क्या आना चाहिए अभी और। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट, सर पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो क्या लिखा है, NIOCA make payment if any for transfer of removable property out of funds received in India through banking channel by of inward remittance from any place outside India। इनवर्ड मतलब रेमिटेंस मतलब कहाँ पे पैसा आने वाला है। अपन ने जनरली इसके पहले रेमिटेंस पढ़ा, रेमिटेंस मतलब पैसा कहाँ जा रहा था, आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे इनवर्ड क्यों ऐड किया गया, वो NRI पैसा इंडिया में भेज रहा है, इसलिए इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया में आ गया। और बाय डेबिट टू देयर नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज जर्नल अकाउंट या फॉरेन करेंसी, ये अकाउंट्स होते हैं ना, वो इस अकाउंट से वो पेमेंट कर सकते, दिक्कत नहीं है। और ये पेमेंट सीधा सीधा इंडियन रुपीज चलता है, फॉरेन करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, इंडियन है, दोनों को इंडियन रुपीज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सच पेमेंट कैन नॉट बी मेड आइदर बाय ट्रैवल चेक, देखो क्या लिखा है, फॉरेन करेंसी नोट्स और दी मोड एक्सपेक्ट मेंशन अब, कि फॉरेन करेंसी देने का फायदा ही नहीं ना, दोनों कौन है, इंडियन है भाई साहब, इंडियन रुपीज दोनों चलता है, यहाँ पे इसलिए फॉरेन करेंसी देने की जरूरत। ठीक है, तो लास्ट में आप ये 6 पॉइंट ऐड कर सकते हो, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपको NRI का, लास्ट में बोल किससे हो सकता है, NRI अकाउंट से हो सकता है, इंडियन रुपीज देने की जरूरत है, फॉरेन करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहने की जरूरत नहीं है। चलो अब लास्ट पॉइंट, सर ऐसा हो सकता है क्या, ज्वाइंट एक्विजिशन बाय द स्पाउस, स्पाउस किसकी है, एंड अब ये स्पाउस देखो क्या लिखा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया नॉट बीइंग नॉन रेसिडेंट इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ स्पाउस। मतलब ये स्पाउस कौन है पता है, फॉरेनर है। अब देखो ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे, अगर वो भी NRI होती, अब देखो मैं इंडियन हूं, मैं US जॉब करने के लिए गया, मैंने यहां से शादी करके उसको लेके गया, हम दोनों कौन बन गए उधर, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो मेरे लिए क्या उसके लिए क्या, ऊपर की प्रोविजन तो सेम ही होगी ना, कि हम दोनों क्या है, NRI, की प्रोविजन सेम है। बट मैं वहां जाने के बाद उस की लड़की से शादी की, इससे तब इसलिए अपन ये पढ़, तो अगर मेरी भी खुद इंडियन वाली होती, तो अगर हम दोनों वहां पे जाते, भले हम दोनों ने मिलकर इंडिया में एक्वायर्ड किया, तो प्रोविजन तो यहाँ पे मेरी वाइफ है, वो कौन है,
फॉरेनर है, ये अपने को पता है कि अगर फॉरेनर एंड प्लस एनआरआई दोनों मिलकर इंडिया में एक्वायर्ड करते तो उस केस में क्या होगा, ये वहां पे क्या है? देखो क्या लिखा है, वो कितना कर सकते सिर्फ एक्वायर्ड वन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, ये तीन छोड़ के ज्वाइंटली विथ एनआरआई ओसीआई एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते, लिमिट है। तो अगर देखो कोई लिमिट नहीं था, दोनों कौन थे, इंडियन, बट यहाँ पे एक इंडियन है एक दूसरा फॉरेनर है, इसलिए आप इंडिया में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर सकते, क्योंकि भाई साहब उस पर कंट्रोल फॉरेनर के भी आ जाएगा, वाइफ है कंट्रोल तो आएगा, ये सुनो, तो इसलिए एक ही प्रॉपर्टी आप एक्वायर्ड कर सकते हो इंडिया में, ये लिमिट याद रखना, कब चेंज होगा। एंड कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर शुड बी आउट ऑफ फंड रिसीव्ड इन इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल बाय ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ इंडिया डेबिट टू नॉन रेसिडेंट अकाउंट ऑफ द पर्सन कंसर्न मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट एंड रूल्स फ्रेम देयर अंडर। तो ये नॉन रेसिडेंट अकाउंट होता है आपका, एनआरआई का जो अकाउंट होता है ना नॉन रेसिडेंट अकाउंट, अभी मैं यहाँ पे मेरा एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, बट मैं जॉब के लिए यूएस में गया, इस अकाउंट को मैं क्या कहूँगा, नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो आपको वहां से यहाँ पैसा भेज देना है, सिर्फ ट्रांसफर कर देना है कि भाई जी मैं आपको चेक देना चाहता हूँ इतना पैसा, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक जन कौन है, इंडियन है, और यहाँ पे भी इंडियन है, तो इस केस में आप नॉन रेसिडेंट अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। पेमेंट कैन नॉट बी मेड, देखो क्या लिखा है, foreign currency notes by other mode except specifically in these, the marriage should have been registered and कितने दिन के लिए आपका शादी होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए आपने शादी करनी चाहिए, उसके बाद ही प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करनी चाहिए। क्या करती पता है, शादी की, इंडिया में प्रॉपर्टी ली, डाइवोर्स लिया, प्रॉपर्टी फॉरेनर के नाम पे हो जाएगी, मेंटेनेंस। इंडिया में पता है क्या प्रोविजन, ये नहीं बताना चाहिए बट फैक्ट बताओ, एग्जाम्पल बताओ। इंडिया में क्या होता है, कोई भी लड़का इंडियन लड़की से शादी करता है, ठीक है, शादी हो गई, अब क्या होता है ना, किसी चीज़ की वजह से डाइवोर्स हो गया, तो लड़का अलग लड़की अलग, लड़की जब अलग रहती है ना तो उसको मेंटेनेंस चाहिए होता है, क्योंकि शी इज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड, तो वो कोर्ट में केस जाती है, कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर पास करता है। अभी लड़की कहती है कि मुझे फ्लैट चाहिए, अब मैं घर से तो निकल चुकी है, कि मैंने घर से निकली हूँ, शादी की है, मैं कौन मिलेगा मुझे, लड़की को फ्लैट या पैसा देना पड़ता है। लड़का क्या करता है, एक तो फ्लैट देता है मैटर सॉल्व करने की, उसको शादी करनी होती है, फ्लैट देगा, एक तो पैसा देगा, ऐसा लड़का पैसा और फ्लैट किसके पास आ जाएगा, वो लड़की के पास आ जाएगा। आप समझो ऐसा सेम केस है, कोई मैं वहां पे गया यूएस में और किसी फॉरेनर से मैंने शादी की, मैं इतना खुश हो गया, हम दोनों ने मिलकर इंडिया में एक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की, एंड इमीडिएट 6 महीने का उसने डाइवोर्स लेने का सोचा उसने, तो उसको इंडियन प्रॉपर्टी मिलेगी, तो इंडियन का कंट्रोल इन प्रॉपर्टी का इसके पास चला जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि पहले आपकी शादी 2 साल तक चलाओ, 2 साल तक आपकी शादी टिकी, उसके बाद इंडिया में आके प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करना, और जो भी पेमेंट होगा वो इंडियन करेंसी से होगा, फॉरेन करेंसी से पेमेंट नहीं। ये यहाँ पे कंडीशंस डाली हुई, तो जाके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और नीचे क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट स्पाउस नॉट अदरवाइज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम सच एक्विजिशन। अब जो नॉन रेसिडेंट स्पाउस है आपका उधर का, वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में नहीं आना चाहिए। अब ये आरबीआई की ना प्रोहिबिटेड लिस्ट होती कि ये पर्सन से विजय माल्या, इनकी लिस्ट होती है, ये पर्सन अगर आपने ऐसी किसी से शादी की तो प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है, वो बैकवर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो अपन ने 2 सिचुएशन पढ़ी आज के लिए, इतना ही ज्यादा आपके दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं दूंगा। 2 सिचुएशन पढ़ी, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे, इंडिया में, ठीक। अब पहले केस में तो बहुत इजी था, इंडियन 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 चल रहा था, पर अभी दिक्कत क्या है कि इंडिया में जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर्ड की है एनआरआई प्लस फॉरेनर, जो इसकी कौन है, स्पाउस है। अब इन दोनों ने इंडिया में प्रॉपर्टी कितना एक्वायर्ड कर सकते, सिर्फ एक, बट उसके एक्वायर्ड करने के पहले आपकी शादी एग्जिस्टेंस कितने साल की होनी चाहिए, के बाद अपने एक्वायर्ड करना, और जितना भी पेमेंट होगा इसका किस में होगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कि अगर एनआरआई एंड उसका स्पाउस इंडिया में अगर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करना चाहती तो कंडीशंस क्या है, तो ये कंडीशन, एंड ये स्पाउस आरबीआई के प्रोहिबिटेड लिस्ट में नहीं आना चाहिए, याद रखना, ये इसकी कंडीशंस। ये अगर आपने लिखा एग्जाम में 4 मार्क के सीधा सा क्वेश्चन, कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर सकते, ठीक है, समझा। अब पहले वाले केस में कंडीशन नहीं थी, कितनी भी प्रॉपर्टी आप ले लेते हो इंडिया में, 10-15 जितनी भी प्रॉपर्टी ले सकते थे, सब इंडियन से। यहाँ पे एक इंडियन एक फॉरेनर, इसलिए होगा एक ही प्रॉपर्टी लो, इसलिए भी आपकी शादी 2 साल पहले टिकनी होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टी, तभी पैसा वो इंडियन रुपीज से
चलो, ज़्यादा लोड नहीं देंगे आपके ऊपर। ये तो आपको ये फेमा जितना प्रैक्टिकली सोचोगे रख के कि मैं शादी करने वाला हूँ, उसकी होगी बस पढ़ना भी होगा आपका। मैं किसी फॉरेनर से शादी करने वाला हूँ, जैसा हम दोनों इंडिया में प्रॉपर्टी, शादी इतने साल होनी चाहिए। ये सब जब आप सोचोगे प्रैक्टिकल के हिसाब से, तब आपको याद रहेगा सब कुछ। चलो, मिलते हैं अपन सीधा ट्यूसडे CMSL प्लस अपना ECI पर। इस 8:15 से लेके 10:15 10:30 तक होगा। उसके बाद आपका जो भी टैक्स जो भी होगा प्रैक्टिकल वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है गुरु, नेहल, प्रियंका, श्री, तनु। समझा आपको? जी, नेहल जी, प्रियंका जी, श्री, तनु। चलो, क्वेश्चन पेपर देखो, लास्ट है क्या, थोड़ा लिखने का कोशिश करो। अगर आपको लिखने के आ रहा है तो एक बार ट्राई करो, अपन क्लास में सॉल्व कर देंगे, और उसके पहले जस्ट एक बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो।